हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। जैसे मैंने आपसे बात की थी लास्ट लेक्चर में कि हम ट्रेंड पढ़ेंगे, इनका वेरिएशन देखेंगे हम कि ये इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप ये कैसे वेरी करते हैं और इनके वेरिएशन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक रेडियस पहले होती क्या इसको जानेंगे, फिर इसका वेरिएशन देखेंगे कि पीरियड में और जब ग्रुप में हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, पहले जानते हैं हम है क्या एटॉमिक रेडियस। देखिए, The average distance of a valence shell electron from nucleus is called atomic radius। यानी कि जो आपकी एवरेज डिस्टेंस होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से कहने का मतलब समझ में आ रहा ना, आपका लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो आप ये कहलाएगी एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। ठीक है ना, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आपकी कहाँ तक की दूरी, आपकी न्यूक्लियस तक की दूरी। अगर मैं इस बात को समझाने की कोशिश आपसे करूं तो आप इस तरह से समझिए इसको। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये क्या होने वाली है, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज है, तो ये देखिए, जैसे ये आपका वैलेंस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। इसकी जो यहाँ पर को जो इसकी डिस्टेंस कहलाएगी वो आप ये क्या कहलाएगी, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर को आपसे एटॉमिक रेडियस। देखिए, ये वही कह रहा है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस बिकॉज इसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है ना, क्यों डिफिकल्ट है इसके रीजन बता रहा है। पहला रीजन देखिए, द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट। आपको सिंगल एटम का आइसोलेट करना बहुत ज्यादा टफ होगा। ठीक है ना, इसका आइसोलेशन बहुत टफ होता है। आइसोलेशन को यानी कि एक सिंगल एटम को अलग करना बहुत टफ है। ठीक है ना, तो पहली मुश्किल तो ये कि आप इस सिंगल एटम को कैसे आप उसको अलग करेंगे, तो एक डिफिकल्टी तो यहाँ पर आ जाती है। दूसरा, देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर एटम, क्योंकि डिफाइंड बाउंड्री है नहीं ना। उसने क्या बोला है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट तो उसी के अंदर है ना। आउटरमोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं। वही तो एवरेज डिस्टेंस है ना उसकी, तो अब कोई बाउंड्री तो है नहीं। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इन्फिनिटी, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की इन्फिनिटी पे जीरो है। डेट मीन्स मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इज। तो अगर हम इसकी कुछ एटॉमिक रेडियस की और एक्यूरेट डेफिनेशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन निकल जाते हैं ना इस डेफिनेशन में, तो थोड़ा और एक्यूरेट करें तो ये होगा क्या, half the internuclear distance between two atoms of a homoatomic molecule is known as atomic radius। तो अब वो क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है, अगर आप इसको इस डेफिनेशन को जब हमने बोला ऊपर वाले को, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ कुछ क्या थी, डिफिकल्टी थी, जिसको सॉल्व करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, इस डेफिनेशन को थोड़ा और सही कर दिया। तो डेफिनेशन अब क्या निकल के आई है, हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच की जो हाफ डिस्टेंस होती है, ठीक है ना, यानी कि एक आपके पास आप बोल सकते हैं एक आप यहाँ पर को, एक यहाँ पर को और एक यहाँ पर को, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है अगर उसके हाफ कर दें, उसको हाफ कर दें, तो वो बोल रहा है उस हाफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल नोन एज एटॉमिक रेडियस। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होनी चाहिए, तो उसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कह रहा है एटॉमिक रेडियस। दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। आगे आप जाके सुनेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में, तो इसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड लेंथ ही बोला जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड बाई विच टू एटम कंबाइंड। अब ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगी कि आपके जो बॉन्ड है वो किस टाइप के बॉन्ड है। ये इंपोर्टेंट बात है भाई, क्योंकि हम कितने टाइप के बॉन्ड पढ़ चुके हैं, हम पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ते हैं ना। अब इसी के हिसाब से चलेगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो इनके बिहार पर कैसे काम करती है। बेस्ड ऑन द केमिकल बॉन्ड एटॉमिक रेडियस इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डर वाल रेडियस। अब वन बाय वन हम इनको सीखेंगे कि होती क्या है। ओके, अब हम जानते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। अब इसे समझते हैं। कोवेलेंट मतलब जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं बॉन्ड, उनको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब होती क्या, देखिए, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियाई क्यों कर रहा है, दो एटम की बात कर रहा है, दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की बात कर रहा है। एक के लिए न्यूक्लियस होता है, दो के लिए क्या हो जाता है, न्यूक्लियाई हो जाता है। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब समझ में आ रहा ना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। कैसे एटम होने चाहिए, होमो एटॉमिक, क्योंकि कोवेलेंट किन के लिए होती है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होती है। ठीक है ना, तो अगर वो क्या कर रहा है, अगर आप 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लिया, यानी कि अगर आपने दो कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स पकड़े हैं, उनके 1/2 डिस्टेंस आप ले रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो उसको बोला जाता है कोवेलेंट रेडियस। सिंपल है भाई।
द कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। यहाँ पर कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं होती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। द कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम ए एट द मॉलिक्यूल, तो ए के लिए क्या होगा, डी ए यानी कि डिस्टेंस क्या होगा आपका, होमो यानी कि एक जैसा होगा। तो उसके दो एटम है आपके होमो एटॉमिक, जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात की H2, दोनों क्या है HS से बने हैं, तो इनके उनके डिस्टेंस के, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस के आधे को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिंगली कोवेलेंटेड बॉन्डेड एटम इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द सम ऑफ कोवेलेंट रेडियाई ऑफ बोथ द एटम्स। तो किसके बराबर, दोनों एटम के बराबर हो जाएगी। आपने पकड़ा एक हाइड्रोजन, एक के पकड़ा आपने, एक हाइड्रोजन पकड़ा, इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये आपका आर ए होगा, ये भी वही सेम एटम है आपका आर ए, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ये है आपकी डिस्टेंस का हाफ को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। और ये आपके क्या कोवेलेंट रेडियाई भी, अगर दोनों को कर लेंगे। अब हेट्रो एटम के लिए क्या होगा, देखो इन हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी, अगर हेट्रो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी है, अलग अलग है, वह द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स ए एंड बी आर डिफरेंट। अब क्यों, क्योंकि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। बात समझ आया ना, ये आयनिक रेडियस की बात भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अब वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे आयनिक, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। तो क्या था, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए बी इज लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ आर ए प्लस आर बी, उससे कम होती है। तो इसको जो स्टीफसन और सुमेकर ने दिया था, तो उन्होंने क्या बोला था कि इसमें इतना डिफरेंस आएगा। आपकी बुकों में होगा नहीं, ये इससे एक्स्ट्रा है। मैं यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आगे भी इन फ्यूचर आपको इसका फायदा मिले, ठीक है ना। तो होता क्या, अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो वहां आप क्या करेंगे, आर ए प्लस आर बी, यानी कि इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू, इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। यानी कि क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर तो दोनों एटम एक जैसे थे ना, हाइड्रोजन। अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ, अब HCl की बात कर रहा हूँ, तो H का इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि क्या है, आप जानते हैं पीरियड टेबल में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आप हेट्रो एटम ले रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। तो वहां निकालने के लिए इसका कुछ ये तरीके बताए गए, कुछ ये फॉर्मूले बताए गए हैं इसमें। और कुछ फॉर्मूले किसने दिए हैं, पाउलिंग ने भी दिए हैं, क्योंकि पाउलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बताया था, तो उसने भी इसके बारे में कुछ बताया है, ठीक है ना। तो ये तो आपकी क्या थी, कोवेलेंट रेडियस थी। अब ऐसे हम इसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, मेटेलिक, क्योंकि कितने में डिवाइड किया हमने इसको, कोवेलेंट में, मेटेलिक में, वान डेर वाल्स में, ठीक है ना। इस बारे में इसको कर रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं मेटेलिक। अब मेटल में क्या होगा, जो मेटल फॉर्म करते हैं, तो metal atom are assumed to be closely packed sphere in a metallic crystal. The metal atom sphere are considered to touch one another in a crystal. एक क्रिस्टल की बात करेगा, क्योंकि मेटेलिक रेडियस लगभग किसमें होती है, क्रिस्टलों में होती है। तो अब मेटेलिक रेडियस में क्या होता है, वहां भी वही चीज है, वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजर मेटल एटम्स इन अ मेटेलिक क्रिस्टल आर कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। सब कुछ वही है, वन हाफ डिस्टेंस ही करनी है आपने, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ये होगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कोवेलेंट में, यहाँ पर कोवेलेंट के लिए बात करनी है, होमो के लिए, यहाँ पर कोई हेट्रो के लिए कर दिया आपने, तो यहाँ पर क्या मेटल के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। और जो मेटेलिक रेडियस होती है, लिखा है ना, मेटेलिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। तो मेटेलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस और पोटेशियम क्या आपको दिखा रहा है, तो जो आपकी मेटेलिक रेडियस होती है हमेशा क्या होती है, वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, बढ़ी हुई रहती है, ठीक है ना। जनरली वो चीजें क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। इसके बाद जो अगला आ रहा है, वो आ रहा है आपका वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है ना। वान डेर वाल्स रेडियस को एक और नाम से बोला जाता है, इसे बोला जाता है कोलिजन रेडियस। ये थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, क्योंकि ये नेबरिंग एटम के साथ होता है। क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या हो रहा था, हम तो एटम ले रहे थे होमो हेट्रो टाइप के और उनके साथ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर वान डेर वाल्स जो रेडियस आ रही है, वो कोलिजन रेडियस बोली जाती है, और वो नेबरिंग एटम के साथ होती है। अगर मैं बोलूँ आपको समझना इस चीज को, ये क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल एटम्स आर जनरली गैसेस। क्योंकि नॉन मेटल की बात, मेटल की बात हो गई कोवेलेंट में, क्योंकि हमने होमो की बात कर दी, हमने हेट्रो की बात भी कर ली, मेटल की बात भी होगी। अब नॉन मेटल में क्या है, क्योंकि नॉन मेटल की बात भी, अब नॉन मेटल भी कोवेलेंट बॉन्ड तो बना सकते हैं, क्योंकि नॉन मेटल सेम से बना, जैसे मैंने हाइड्रोजन आपसे बोल दिया, या दूसरी किसी चीज है, मैंने क्लोरीन बोल दिया, Cl2 हो तो रहा है। लेकिन अब नेबरिंग के साथ कैसे काम होगा, नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ, देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ नॉन मेटल एटम आर जनरली गैसेस। ये क्या होती है, नॉन मेटल जनरली क्या होती है, यहाँ पे गैसेस होती हैं। ऑन कूलिंग द गैसेस स्टेट चेंज टू सॉलिड स्टेट। और क्या होता है, जब ये हम ठंडा करते हैं, तो गैसेस स्टेट किसमें बदल जाती है, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। In a solid state, the non-metallic elements usually exist in aggregation of molecule are hold together by a van der Waals force. तो solid state में क्या होता है कि जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो van der Waals force से एक दूसरे को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, बात समझ में आना ना, तो एटम नहीं, दो मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि गैसेज हैं, और जब ठंडी होती है तो सॉलिड स्टेट में आने, देखा ना, कह रहा ना, ऑन कूलिंग गैसेज स्टेट चेंज टू सॉलिड स्टेट। और ठंडे करने पर गैस किसमें बदल जाती है, सॉलिड स्टेट में बदल जाती है, ठीक है ना।
अब ऐसा कैसे होता है? फिर वो वजह है कह रहा है वान डेर वाल फोर्स। अब वान डेर वाल फोर्स के अंदर वान डेर वाल रेडियस क्या है? फिर 1/2 of the distance between the nuclei of two different adjacent atom belonging to two neighboring molecule of a compound in a solid state is called van der Waals radius। ये क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर को दिखा रखा साहब, एक आपने मॉलिक्यूल ये ले लिया, एक मॉलिक्यूल आपने ये ले लिया, दो एडजेसेंट हैं। अभी दो यहाँ पर कोई, ये तो फुल मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन यहाँ पर कोई ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। इन दोनों के बीच की जो क्या होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। और इसके हम क्या करेंगे? इसको हाफ करेंगे, तो इसका आधा क्या होगा? ये वान डेर वाल रेडियस होगी। नेबरिंग मॉलिक्यूल है ना, इसका नेबरिंग मॉलिक्यूल, ये दोनों एक दूसरे के नेबरिंग मॉलिक्यूल थे, ये इसका नेबरिंग एटम हो गया। और इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हम हाफ को क्या बोलते हैं? वान डेर वाल रेडियस बोलते हैं। 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम बिलोंगिंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इन अ सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड वान डेर वाल रेडियस। ये क्या कहलाती है? वान डेर वाल रेडियस कहलाती है। इट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। ये दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल की बात करती है, यानी कि आपको दो दिख रहे हैं, दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल हैं और इनके डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम क्या बोलते हैं? लिखा है ना यहाँ पर को, वान डेर वाल रेडियस इक्वल टू हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल। दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पर कोई, ठीक है ना। इनके बीच के क्या होते हैं? कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को हम बोलते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल के लिए होता है, उसके हाफ डिस्टेंस को हम बोलते हैं वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल रेडियस क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, इतना ध्यान रखना। वान डेर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल रेडियस नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ भी क्या करती है? कंबाइन हो सकती है। तो यहाँ पर दिखा रहा है वान डेर वाल रेडियस के बारे में, ठीक है। आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस, इसमें एक और पार्ट इसका बता, फोर्थ पार्ट, इसको भी सीख लेते हैं हम कि आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। क्या न्यूट्रल एटम चेंज टू अ कैटायन बाय अ लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए होता क्या कैटायन और एनायन। अब एक जो एटम होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो क्या बनाता है? वो कैटायन बनाता है। और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है तो क्या बनाता है? एनायन बनाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, मैं मेटल बोला ना, मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो इसने क्या किया? जैसे सोडियम मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, तो इसने क्या बना दिया? Na पॉजिटिव बना दिया, तो ये क्या हो गया? कैटायन हो गया। और जैसे क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, तो ये क्या बनाता है? आपका एनायन बनाता है। बात समझ में आया ना। ये क्या आपका कैटायन और ये क्या आपका एनायन है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? न्यूट्रल एटम चेंज टू अ कैटायन। ये न्यूट्रल, ऐसे न्यूट्रल ही तो था, ये न्यूट्रल एटम ने क्या क्या चेंज किसमें? कैटायन में। कैसे कैटायन हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? लॉस हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या बना? पॉजिटिव बना। और एक इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? गेन कर दिया, तो क्या बन गया? निगेटिव बन गया, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन रेस्पेक्टिवली। जितना आप देखो ये जुड़ते हैं ना, NaCl बनाते हैं, तो जितना इसने लॉस किया होगा उतना इसने क्या क्या गेन किया होगा। जैसे इसने एक प्लस, इसने एक लॉस किया, तो इसने वही एक क्या कर दिया? गेन कर दिया। और उसके जुड़ने से हमें क्या मिलते हैं? हमें आयनिक कंपाउंड मिलते हैं। द आयनिक रेडियाई ऑफ आयन प्रेजेंट इन आयनिक क्रिस्टल मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू आयन्स। ये किसकी बात करता है? टू आयन की बात करता है, ठीक है ना। यानी कि जो आयन का जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है उनकी बात ये करता है, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग एटम। क्यों होगा रेडियस कम? क्योंकि यहाँ पर को क्या था? देखिए एटॉमिक नंबर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर को लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11 थे। एक कम हो गया तो अब कितना हो गए? 10 हो गए, ठीक है ना। तो अब कैटायन का जो साइज होगा वो क्या होगा? आपका अपने रेस्पेक्टिवली जो एटम है उससे क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन एनायन का साइज क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि माना सपोज के लिए यहाँ पर को आप देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप में इसमें 17 थे, अब यहाँ पर कितना हो गया? 18 हो गए, एक बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ पर को गेन होने से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जो एनायन का साइज होगा वो अपने एटम से, अपने रेस्पेक्टिव एटम से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन जो कैटायन का साइज होगा अपने रेस्पेक्टिव एटम से, करस्पॉन्डिंग एटम से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है ना। तो अब रीजन क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन आइदर वन सेल इज रिमूव्ड और आफ्टर रिमूविंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कैसे आप देखेंगे? देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसे समझ लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहे, अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे। कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने रहे? जैसे आपने ये सेल पकड़ी और आपके पास प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं। सोडियम के पास 11 था, अंदर कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन है, आपके 11 इलेक्ट्रॉन है। और बाहर आपके एक इलेक्ट्रॉन आयन बनने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 रह गए। यानी कि इसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई ना।
इसकी पावर बढ़ना भी तो बहुत बड़ा रीजन है। इसकी पावर बढ़ गई, उन्होंने बहुत टाइटली क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगे, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग गए, जिसकी वजह से जो आप साइज देखेंगे कैटायन का वो छोटा होते चले जाता है, ठीक है ना। एनायन के केस में उल्टा है भाई, एनायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है ना। तो एनायन वाले का साइज क्या होता है, शेप साइज बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास सेल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और देखिए रेडियस ऑफ एनायन में क्या कहा, रेडियस ऑफ एनायन इज इनवेरिएबली बिगर देन द करस्पॉन्डिंग एटम। और जो रेडियस होती है एनायन की वो क्या होती है, बड़ी होती है अपने करस्पॉन्डिंग एटम से। रीजन क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज। इसके केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उसको अभी तक सपोज के लिए यहाँ पर को कैटायन के केस में यहाँ पर कोई अंदर 11 थे, बाहर 10 ही रह गए, तो इसको वो टाइटली खींचेगा ना। लेकिन अब अंदर क्या है, सपोज के लिए आप सोचो यहाँ 70 है, बाहर इलेक्ट्रॉन कितने 18 है, तो यहाँ ये बड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इसका जो चार्ज है न्यूक्लियर का जो चार्ज, जैसे हम अब क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं, क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि अब 17 को खींचने के लिए, यानी कि 17 आपके अंदर प्रोटॉन है, उन्होंने कितने को खींचना है, 18 लोगों को खींचना है, 18 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, वो टफ हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर 11 को 10 को ही अट्रैक्ट करना हो तो वो बहुत टाइटली क्या करेंगे, उसे अट्रैक्ट करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पर को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन द साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, और जिसकी वजह से इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, वो खुद ही फैलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज है। और दूसरी बात, रिपल्सन तो आएगा ही आएगा। वजह क्या रिपल्सन आने की, एक तो ऑलरेडी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन वाली में ऑलरेडी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव का है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव का है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उससे कहेंगे भाई तू मेरी जगह मत आ, और क्या करेंगे, अगली सेल में फेंकने की कोशिश करेंगे। तो अगली सेल माना वो अगली सेल में चला जाएगा, तो क्या होगा, उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन, और अगर आप क्लोरीन का आयन देखेंगे तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि जो एनायन का जो साइज होता है अपने करस्पॉन्डिंग एटम से बड़ा होता है, लेकिन कैटायन का क्या होता है, छोटा होता है। बात समझ में आया ना। ये आपकी क्या है, आयनिक रेडियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयनिक रेडियस, इस बात को समझना है क्या होता है, ठीक है ना। और यही इस पर डिपेंड भी करता है। अब बात निकल के आती है कि पीरियोडिक ट्रेंड से क्या है, फिर इनका आप पीरियोडिक ट्रेंड में इसको कैसे पढ़ेंगे। अगर आप इस बात को समझेंगे तो देखिए, पीरियोडिक वेरिएशन एटॉमिक रेडियस का कैसे होगा अक्रॉस अ पीरियड। अगर आप पीरियड में ऐसे जा रहे हैं, बात समझ में आया ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ, पीरियड में आप ऐसे बढ़ रहे हैं, और अब आपको एक बार पीरियड में जाना पड़ेगा, बार ग्रुप में जाना पड़ेगा। ऐसे आप पीरियड में बढ़ रहे हैं और ऐसे आप किसमें बढ़ रहे हैं, ग्रुप में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब पीरियड और ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप पीरियड में बढ़ेंगे ऐसे और ग्रुप में। अभी मैंने आपसे बोला था कि एक जगह क्या चीज सेम रहने वाली, एक जगह क्या है, यहाँ पर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, सेल वेरी कर रहे थे, और यहाँ पर वो क्या करते, ऑर्बिट वही थे, इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, कम या ज्यादा होंगे। अब देखो अक्रॉस अ पीरियड इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप ऐसे चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट क्या हो गया, आपकी आयनिक रेडियस हो चाहे एटॉमिक रेडियस हो, घटेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करने लग जाएगा। बात समझ में आया ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट तो वही रह गई ना, सेल आपकी वही रहेगी। माना आप थर्ड सेल में चल रहे हैं, यहाँ भी वही होगा 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ 3 में चल रहे हैं आप, ठीक हो गया। आप सेल वही है, लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। माना प्रोटॉन अभी भी 3 ही है, लेकिन बाहर यहाँ क्या हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो साइज है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, देखिए क्या कर रहा है, इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चल जा रहा है। बात समझ आना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज के लगातार बढ़ने की वजह से वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को तुरंत क्या करेगा, अंदर की वो क्या करेगा, खींचेगा। दूसरी बात एक और चीज है, यहाँ पर को आपके देखेंगे, यहाँ पर को मेटल है और यहाँ पर वो क्या है, आपका नॉन मेटल है, यानी कि यहाँ पर को पॉजिटिव वाले हैं और यहाँ पर क्या है, निगेटिव वाले हैं। तो लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और दूसरी चीज एक और, क्योंकि यहाँ पर को मेटल थे, यहाँ पर को नॉन मेटल था, तो यहाँ पर वो क्या हो रहा है, यहाँ पर को इलेक्ट्रॉन, जो अगला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में एंटर करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी नेगेटिव का है, और बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन भी किसका है, नेगेटिव का ही है। तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर को जो आपका अक्रॉस अ पीरियड में चलेंगे तो आपका क्या होगा, ये डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या करेगी, एक पीरियड में क्या हो गया, आपकी जो रेडियस होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर ग्रुप में चलेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला भाई। ग्रुप में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या करा है, इट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, क्योंकि हाँ नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगले नए आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक नई सेल और है। तो माना यहाँ पर कोई रिपल्सन हो रहा तो अगली सेल में चला जाएगा वो, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर को तो सेल है नहीं ना हमारे पास सेल फिक्स है,
अब सेल फिक्स है, आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं भाई, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया भाई, प्रोटॉन तो बढ़ने में, लेकिन कहाँ ऐड होगा, क्योंकि सेल तो है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे हम तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी जो एटॉमिक आयनिक जो भी रेडिया है आपकी डिक्रीज होंगी, लेकिन ग्रुप में क्या होंगी, वो एटॉमिक और आयनिक रेडिया बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक चीज और एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज भी होता हुआ जा रहा है, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ सेल भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, देन के इनके पास और सेल मिलेंगे, जिसकी वजह से इन अ ग्रुप अगर आप देखेंगे तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, ठीक है ना। लिथियम का कम है भी, सोडियम का, पोटेशियम का, रूबिडियम का, सीजियम का, दिख रहा है ना आपको ये। लेकिन यहाँ देखेंगे आप तो लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरान, बोरान इज कार्बन, कार्बन भाषण में यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रो निगेटिव की बात हो रही है। ये नॉन मेटल है आपके, ये मेटल है, तो ये मेन चीज यहाँ पर के हैं, यही वेरिएशन होता है इसमें। और कुछ एक्सेप्शन भी इसमें भरे पड़े हैं। एक्सेप्शन कहाँ पर भरे पड़े रहेंगे इसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट में, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के, वहां पर कुछ इफेक्ट काम करने लग जाते हैं। इन इफेक्ट का हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्रीन इफेक्ट बोलते हैं। तो वहां पर कोई इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कोई इनकी जो एटॉमिक आयनिक रेडिया हो जाती हैं, किसी की कम किसी की ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन भी इनमें है। तो अभी के लिए क्या हमने सीखा, आज हमने सीखा एटॉमिक आयनिक रेडियस के बारे में, इसके अंदर हमने मेटेलिक के बारे में पढ़ा, वान डेर वाल्स रेडियस के बारे में पढ़ा, और इनके कुछ इंपोर्टेंट वेरिएशन हमने देख लिया रेडियस में कि जनरली वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है ना। जनरली हमने देखा लेफ्ट टू राइट जो होगा ये डिक्रीज होते हैं, लेकिन इन ग्रुप क्या होता है, ये वेरिएशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ सेल बढ़ रही होती है, वहाँ नंबर ऑफ सेल सेम रहती है, वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो ये चीजों के बारे में हमने सीखा आज कि ये चीजें होती क्या हैं, ठीक है ना। और अब औरों में क्या डिफरेंस आता है, और चीजों में क्या डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी भरे पड़े हैं। तो एक्सेप्शन का भी जब हम पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर उन चीजों का डिस्कशन भी होता चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसकी एक और प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन इन थेरेपी के बारे में। ओके, थैंक यू।